हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट पर पॉलिटिकल ऑनर्स के स्टूडेंट की क्लासेस स्टार्ट हैं। और आपको ये भी पता है कि अभी हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की क्लास स्टार्ट कर रखी है। पर्सपेक्टिव ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैंने आपको 2 यूनिट्स कंप्लीट करा दी हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू गवर्नमेंट एंड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की ये था कि आपने 2 यूनिट कर ली थी, तो मैंने इसकी 3rd यूनिट कंटिन्यू आपको करवा दी। इसके बाद मैं आपको 4th यूनिट करवा के और इसके क्वेश्चंस बता के ये यूनिट खत्म कर दूंगी। ये जो पूरा आपका सब्जेक्ट है ये सब खत्म कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बची हुई 2 यूनिट्स करेंगे और उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, सो अब आज की जो हमारी क्लास है वो आधुनिक सरकार के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की 3rd यूनिट पे है। और इसमें हमने पूंजीवाद और समाजवाद पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम उपनिवेशवाद पढ़ेंगे, ठीक है। उपनिवेशवाद के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे। और अगर आपने पूंजीवाद और समाजवाद की क्लास अटेंड नहीं करी है तो आपको हमारा इस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उस क्लास को अटेंड कर लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले उपनिवेशवाद का आरंभ कैसे हुआ। 14th सेंचुरी की बात है। 14th सेंचुरी में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था और इसके बाद स्थल मार्ग से यूरोप का एशियाई देश के साथ व्यापार बिल्कुल बंद हो गया था। अपने व्यापार को निर्बाध रूप से चलाने के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज शुरुआत की गई और ईसाई धर्म के प्रचारक भी धर्म प्रचार के लिए उन्होंने खोज करनी देश में अलग अलग कंट्रीज में जाना शुरू कर दिया। इस प्रकार ही अपने व्यापारिक हितों को साधने और धर्म प्रचार के आदि इन सब चीज़ों के लिए यूरोपीय देश उपनिवेशवाद की स्थापना की ओर अग्रसर हुआ और इस प्रकार ही यूरोप में उपनिवेशवाद का आरंभ हो गया, ठीक है। साफ साफ यहाँ पता लग रहा है कि धर्म प्रचार के लिए, काम के लिए, इन सब चीज़ों के लिए जब अलग अलग देशों में सब ये गए थे उसके बाद ही उपनिवेशवाद का आरंभ किया गया था। उसके बाद अब बात आती है उपनिवेशवाद के अर्थ की, मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म। देखो, इस टाइम में जो वर्ल्ड का पूरा सिस्टम है उसको देखना तो छोड़ो, सोचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और आज सिर्फ 65 ईयर्स पहले दुनिया का अधिकांश हिस्सा, बहुत सारा हिस्सा धनी और ताकतवर देशों के अंडर में ही था, ठीक है। और धनी और ताकतवर देश ये जो इनके अधीन आते हैं इसका स्वरूप जो है वो प्रत्यक्ष रूप से था। और अधीन देश कुछ मुट्ठी भर साम्राज्यवादी ताकतों के अधीन ही उपनिवेश कर पाते थे। इन आंकड़ों में एक आंकड़ा देखा जाता है और उसके अनुसार ये वाली बात देखी जाती है कि 16वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक 1921 तक पृथ्वी में 84% हिस्सा उपनिवेशवाद बन चुका था, जिनकी संख्या लगभग 168 उपनिवेश थी, ठीक है। और ये 1960 के दशक के मध्य तक दुनिया का सबसे ज़्यादा हिस्सा कम से कम औपचारिक रूप से स्वतंत्र हो चुका था, ऑफिशियल रूप से। उसके बाद की ये बात है ये कि उपनिवेश में इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इसके अंडर में आ गई थी। अब उपनिवेशवाद का अर्थ क्या बताया गया है कि किसी समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल और परंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना। उपनिवेशवाद का अर्थ बताया गया है कि समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा राष्ट्र के जरिए अपने अलग अलग हितों को साधने के लिए किसी निर्बल लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज से परिपूर्ण तरीके से राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना उपनिवेशवाद का अर्थ बताया गया है। आग्रंस्की एक फिलोसफर है और इनका कहना यह है कि वो सभी क्षेत्र उपनिवेशों के अंडर आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित हैं और जिनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार बिल्कुल भी प्राप्त नहीं है। पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है, यहाँ पे पूरे बात हो रही है, थोड़े बहुत की नहीं, पूरे, ठीक है। इन्होंने ये बोल दिया कि वो सभी उपनिवेशों के अंडर में आते हैं जो विदेशी सत्ता द्वारा शासित हुए हैं और जिनके निवासियों को पूरे राजनीतिक अधिकार प्राप्त बिल्कुल भी नहीं है। लैटिन भाषा का शब्द जो कोलोनिया है उसका मतलब एक ऐसी जायदाद है जिसे योजनाबद्ध ढंग से विदेशियों के बीच कायम किया गया था। मतलब कोई ऐसी जायदाद जिसे पूरी प्लानिंग के साथ फॉरेनर्स के बीच कायम रखा गया हो, कायम किया गया हो। उपनिवेशवाद के इतिहासकारों ने 15th सेंचुरी यूरोपीय शक्ति द्वारा किए गए साम्राज्यवादी विस्तार की परिघटना के विकास की शिनाख्त
18वीं और 19वीं सदी के उपनिवेशवाद के रूप में की है। उन्होंने 15वीं सदी जो है वहाँ से यूरोपीय शक्तियों द्वारा किए गए साम्राज्यवादी विस्तार की परिघटना के विकास की जो शिखांता है वो 18 और 19 सेंचुरी के उपनिवेशवाद के रूप में करी है। ठीक है, उसके बाद ये वाली बात देखी गई कि उपनिवेशवाद को समझने के लिए बहुत ज़्यादा तरीके देखे जाने लगे। और जैसा कि ये भी आपको पता है कि एक चीज़ को समझने के लिए, देखने के लिए अलग अलग नज़रिया देखना पड़ता है। तो उपनिवेशवाद को समझने के लिए दिमाग में लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आने लगे कि इसका वर्गीकरण किस बेस पे हुआ है, इसका पैटर्न क्या है, इसको औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए, दलीलें देने के लिए, अन्यायपूर्ण इसको ठहराने के लिए कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। ये सारी चीज़ें लोगों के मन में और वैसे ही सवाल बहुत ज़्यादा उठने लगे। और हमें यहाँ औपनिवेशिक शासन को औपनिवेशिक पूर्ण समाज से उत्तर औपनिवेशिक पूर्ण समाज से तुलना करके समझने की ज़रूरत है, ताकि औपनिवेशिक शासन की जो वास्तविक तस्वीरें हैं वो उभर कर हमारे सामने बहुत अच्छे से आ सके। इनको एक तरीके से कंपेयर कर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसकी जो रियलिटी है, रियल जो इसकी इमेज है, इसकी तस्वीर है, वो हम सबके सामने आ सके। ठीक है, उसके बाद उपनिवेशों को दो किस्मों में देखा जाता है। एक तरफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे थे जिनकी जलवायु यूरोपियन के लिए सुविधाजनक थी। इन इलाकों में सफ़ेद चमड़ी के लोग बहुत बड़े पैमाने पर बसाए गए थे। दूसरी तरफ उपनिवेश थे जिनकी हवा पानी यूरोपियंस के लिए प्रतिकूल था, जैसे भारत और नाइजीरिया। इन देशों पर कब्जा करने के बाद यूरोपियन थोड़ी संख्या में वहां बसे और आर्थिक शोषण और दोहन के लिए उन धरती का इस्तेमाल किया। देखो, सबसे बड़ा इन चीज़ों का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आपने 12th में हिस्ट्री में विभाजन के चैप्टर में, या उससे पहले जो महात्मा गांधी का चैप्टर था, या उससे भी पहले जो और चैप्टर है, उसमें ये पढ़ा है कि जब इंडिया पर आक्रमण हुआ था, जब इंडिया गुलाम था, तब ये जो फॉरेनर्स थे, ये इनके जो फौजी होते थे वो ज़्यादातर इंडिया के ऊपर के इलाके में रहते थे, बर्फीले इलाकों में रहते थे, हिल स्टेशन पे। क्यों? क्योंकि उनसे यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाती थी और वो मर जाते थे। तो इस वजह से उनको वहाँ रखा जाता था। वहाँ पर ही वो जानवरों को भून भून कर खाते थे, वो सब करते थे कि वहाँ पर इसलिए रखा जाता था क्योंकि उनसे यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती थी, उनको ये एटमॉस्फेयर बर्दाश्त नहीं होता था। तो पहली किस्म थी कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे जो इनकी जलवायु थी, वहाँ पर सफ़ेद चमड़ी वाले लोग ही रहते थे, और जिन्होंने आक्रमण किया था वो सफ़ेद चमड़ी वाले लोग ही थे। उनसे गर्माई बर्दाश्त नहीं हो पाती थी, इसलिए वो हिल स्टेशन की तरफ रहते थे और उनका आर्थिक शोषण और दोहन के लिए इस धरती का इस्तेमाल करते थे। हमारा आर्थिक शोषण और सब चीज़ों के लिए हमारी इस धरती का इस्तेमाल करते थे, और भारत और नाइजीरिया जैसी जगह पर वो बिल्कुल भी नहीं ठहर पाते थे। ठीक है, अब आती है उपनिवेशवाद की स्थापना के कारण क्या है। व्यापारिक क्रांति में भौगोलिक खोजों ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और इन भौगोलिक खोजों के साथ ही उपनिवेशवाद का आरंभ हुआ था। ठीक है, ये पीछे मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। स्पेन, पुर्तगाल, डच, फ्रांस, इंग्लैंड या इन सब आदि यूरोपीय देशों ने सुदूर देशों में उपनिवेश स्थापित किया। ठीक है, देखो ये वाली बात आप लोगों को पता है, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, और जब मैंने आपको थर्ड सेमेस्टर की स्टडी स्टार्ट करवाई थी मेन कोर की, उसमें मैंने आपको बताया था कि सारी चीज़ें आपकी यूरोप पे डिपेंड आएंगी, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर ये हो आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, क्योंकि शुरुआत ही इन सब जगह से हुई है। वेस्टफेलिया पढ़ाया, पूरा यूरोप पे डिपेंड है। जितनी भी थ्योरीज पढ़ाई हैं सारी यूरोप से स्टार्ट हुई है, यूरोप पे ख़त्म हुई है। और ये भी जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टार्टिंग में भी यूरोपी का यूरो सेंट्रम जो आपको पढ़ाया है वो भी पूरा यूरोप पे डिपेंड है। ठीक है, तो अब यूरोप में उपनिवेशवाद के आरंभ के निम्नलिखित कारण थे। सबसे पहला, कच्चे माल की प्राप्ति। कि व्यापारिक समृद्धि के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में कई उद्योगों की स्थापना हुई थी, और यूरोप में इन उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल की कमी थी, और यूरोपीय देशों ने कच्चे माल की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन और अफ्रीका और एशिया देशों में उपनिवेशों की स्थापना कर दी थी। साफ साफ यहाँ पे सीधी सीधी मैंने लैंग्वेज आपको लिख कर दी है ताकि आपको पता लग जाए कि इस टॉपिक में, इस यूनिट के इस वाले टॉपिक में आपको लिखना क्या है। कच्चे माल की प्राप्ति में व्यापारिक समृद्धि के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में बहुत सारे उद्योगों की स्थापना हो गई थी, और यूरोप में इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की बहुत ज़्यादा कमी लगने लगी थी, और यूरोप देशों ने कच्चे माल की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक संसाधन, अफ्रीका, एशिया देश, इन सब जगह पर उपनिवेशवाद की स्थापना कर दी थी। ठीक है, सेकंड है निर्मित माल की खपत।
मैन्युफैक्चर गुड्स कंजप्शन, इसमें उद्योगों की स्थापना और कच्चे माल की उपलब्धता से औद्योगिक उत्पादन तीव्र गति से बढ़ गया था। इस समय यूरोपीय देश आर्थिक संरक्षण की नीति पर चल रहे थे और इस निर्मित माल को खपत के लिए उपनिवेशवाद की स्थापना की गई थी। और थर्ड है जनसंख्या में वृद्धि। यूरोप में विभिन्न देशों में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नगरों की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। कालांतर में अतिशेत जनसंख्या को बसाने के लिए भी उपनिवेशवाद की स्थापना पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने इसके कारण बता दिए। अब इसकी बात आती है निष्कर्ष की। तो देखो, निष्कर्ष मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। क्यों बताती हूँ? ताकि आपके माइंड में ये चीज़ रह सके। अगर एक चीज़ खत्म हुई है तो उसका निष्कर्ष निकलता ही है, कंक्लूजन निकलता ही है। आप स्टूडेंट्स हो, आप दोनों, आप बहन भाई हो, भाई भाई हो, आपकी आपस में लड़ाई होती है। आखिर में मम्मी पापा, आपका कोई फ्रेंड या फिर आपका तीसरा बहन भाई, कोई भी आपका कज़न आपकी लड़ाई का सॉल्यूशन निकालता है, कंक्लूजन निकालता ही निकालता है कि या तो आप जीते या आप जीते या दोनों नहीं जीते हो, बात को ख़त्म कर दो। ठीक है, वैसे ही हर चीज़ में निष्कर्ष निकलता है और निष्कर्ष ये निकला, उपनिवेशवाद धनी और शक्तिशाली देशों द्वारा गरीब और पिछड़े देशों पर नियंत्रित करने स्थापित करने का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। मतलब पूंजीवाद का दूसरा भाई मान लो, ऐसे माना जाता है इसको। और उपनिवेशवाद के माध्यम से ही राजनीतिक और आर्थिक जो कंट्रोल है वो स्थापित किया जा सकता है और औपचारिक भारत स्थापित किया गया, मतलब औपचारिक शासन स्थापित किया गया। ये यहाँ पे ये बोली गई कि उपनिवेशवाद की हेल्प से ही राजनीतिक और आर्थिक कंट्रोल स्थापित किया गया था। उन्हीं की वजह से प्रत्यक्ष रूप से शासन लोग कर पाए और सब पे कंट्रोल कर पाए। इनमें सांस्कृतिक उपनिवेशवाद भी सम्मिलित होते हैं, जो सांस्कृतिक गतिविधियों और इंस्टीट्यूट के माध्यम से उपनिवेश पर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, वास्को डी गामा ने 1492 में अमेरिका की खोज के बाद ही उसको प्रारंभ कर दिया था। उपनिवेशवाद के दो हालिया चरण देखे गए थे। इन्होंने इसको दो हालिया चरण देखे थे जब इन्होंने वास्को डी गामा ने अमेरिका की खोज शुरू कर दी थी। उसके बाद और 15वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद के जो सबसे प्रमुख वाहक थे स्पेन और पुर्तगाल 1820 से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक चले और दूसरा ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे देश, इसके साथ ही संयुक्त राज्य और जापान जैसे देश भी शामिल थे। 20वीं शताब्दी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वे उपनिवेशवाद की लहर चल पड़ी थी और इसके चलने के बाद हमें सिर्फ यही समझ में आता है कि वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों के बीच समानता स्थापित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पूरी दुनिया को एक शांतिपूर्ण बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शांतिपूर्ण विश्व जब तक नहीं बनेगा, कुछ भी शांति नहीं बन सकती है। तो इस चीज़ का निष्कर्ष ये निकला। ठीक है, आपकी जो थर्ड यूनिट है, आधुनिक सरकार का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, पूंजीवाद, समाजवाद और उपनिवेशवाद, मैंने ये आपको कंप्लीट करा दिया है। आज की क्लास से लेकर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो या सजेशंस हो तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। और 4 फ़रवरी थर्सडे को हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम आपकी 4th यूनिट कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको बोला है कि हम पहले इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करके इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे कि किस तरीके से आते हैं। ओके, आप इसके नोट्स कंप्लीट कर लो। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।